तो आज से मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज को शुरू करने वाला हूँ जिस सीरीज का नाम है ड्रैगन राजा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और एक बच्चे की आवाज आती है जो कि भाई भाई करके पुकार रही होती है। फिर तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक टेबल पर बैठा हुआ होता है और खांस रहा होता है। तो वो लड़का अपने सामने बैठे आदमी से पूछता है कि क्या वो मरने वाला है। तभी वो आदमी उसे जवाब देता है कि नहीं, तुम नहीं मरने वाले, और अगर मर भी गए तो भी वो उसके साथ रहेगा। जिसपे वो बच्चा पूछता है कि क्या वो असली वाले मरने की बात कर रहा है। तो वो आदमी बच्चे को बताता है कि वो लोग कभी असली में नहीं मर सकते, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ तो उन्हें दोबारा से बस सोने की जरूरत है और वो फिर से वेस्टलैंड में आ जाएंगे जहाँ एक दिन जरूर उनका झंडा लहराएगा। अब वो दोनों एक गिरती हुई जगह पर बैठे होते हैं और फिर तभी एकदम से वो लोग एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ वो बच्चा उस आदमी से पूछता है कि क्या वो झंडा लहराने के बाद उसे खा लेगा। जिसके जवाब में वो आदमी बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो बच्चा उस आदमी को पानी से भरा हुआ एक बाउल देता है और फिर उसका वक्त खत्म हो जाता है तो वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो जो आदमी होता है बच्चे से बोलता है कि इंसानियत पे भरोसा कभी भी मत करना और हमेशा सावधान रहना। जो सुनने के साथ ही वो बच्चा कमरे का दरवाजा बंद करके चला जाता है। तभी वो आदमी एकदम से भागकर उस बच्चे के पीछे जाता है और दरवाजा खोलता है तो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है जहाँ चारों तरफ हवा में लोग उड़ रहे होते हैं, उनको तीर लग रहे होते हैं और वहां पर सब लोग मरे हुए होते हैं। उस जगह में हर तरफ बस तबाही होती है और उसी तबाही के बीच में से वो आदमी आराम से चलता हुआ जाता है और फिर पिरामिड के ऊपर देखता है, जहाँ पिरामिड के ऊपर देख के वो बहुत ज्यादा घबराया आता है क्योंकि पिरामिड के ऊपर उसी बच्चे की लाश टंगी होती है। फिर एकदम से एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सपने को देख रहा होता है और घबरा कर उसकी नींद खुलती है। और फिर उसके बाद हमें एक मेडिटेशन करती हुई लड़की दिखाई जाती है और फिर वो लड़की लू मिंगफे पुकारती है, जहाँ पर हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर पहले सोकर जगा होता है और लू मिंगफे उसी का नाम होता है। वो लड़का अपने लैपटॉप पे अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहा होता है जिस गेम में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है कि वो इस गेम को ट्रैक पैड से खेल रहा होता है और फिर उसके बाद भी उसकी टीम जीत जाती है। इस पे जीतने के बाद उसका साथी टैंग उसकी तारीफ करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारे माइक्रो मैनेजमेंट के स्किल्स बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं, और फिर इतना कहने के साथ ही वो ऑफलाइन हो जाता है। अब ऑफलाइन होने के बाद लू मिंगफे सोचता है कि अच्छा हुआ उसके दोस्त को ये पता नहीं चला कि वो एक खेल ट्रैक पैड से खेल रहा था, क्योंकि अगर उसके बाद पता चल जाती तो वो दोबारा से उसके साथ कभी नहीं खेलता। फिर लू मिंगफे चैन बैंग मैंग नाम की एक लड़की की प्रोफाइल देखने लगता है जो कि पिछले 18 घंटे से ऑफलाइन होती है। फिर लू मिंगफे उसके बाद उसकी खूबसूरत सी तस्वीर देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे है। तभी उसे एक अननोन अकाउंट से गेम खेलने का चैलेंज आता है जिसे देखकर लू मिंगफे सीधा बिना वक्त गवाए उससे खेलने में जुट जाता है। जिस प्लेयर का चैलेंज आया होता है वो प्लेयर भी खेलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है। तो लू मिंगफे इस बार अपना माउस इस्तेमाल करने लगता है और अपनी स्ट्रेटेजी सोचने लगता है कि वो अपने बेस को फटाफट लेवल 3 में अपग्रेड कर लेगा। तभी वो प्लेयर एक लड़की निकलती है जो कि उससे बोलती है कि तुम अपने बेस को लेवल 3 पे अपग्रेड करने वाले हो, ऐसा करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अपने लेवल 2 के बेस से ही हरा दूंगी। जो सुनकर लू मिंगफे हताश होकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि भला उस लड़की को कैसे पता चल गई उसकी चाल। फिर एक शहर में एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर वही लड़की बैठी होती है जो कि लू मिंगफे से थोड़ी देर पहले ऑनलाइन खेल रही होती है। वो लड़की लू मिंगफे की तारीफ करते हुए बोलती है कि इसके डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं देखने को और माइक्रो मैनेजमेंट की इसकी स्किल्स भी काफी अच्छी है, पर फिर भी उसमें ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये कहते हुए वो उसका होलोग्राम देख रही होती है और फिर उसका होलोग्राम बंद कर देती है। तभी आगे कार चलाता हुआ लड़का उससे बोलता है कि पता नहीं प्रिंसिपल ने उसमें क्या देख लिया जो उसे स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हो गए। जिसपे बगल में बैठी लड़की बोलती है कि वो प्रिंसिपल की चॉइस है और उसके जैसा लड़का बहुत सालों में आया नहीं है, इसीलिए कल 9 बजे से रेजेंसी होटल में उसका इंटरव्यू बुक कर दिया गया है। तभी पीछे बैठी हुई लड़की बोलती है कि उसके हिसाब से लू मिंगफे सिर्फ एक वियर्डो है। जिसपे गाड़ी चलाने वाला लड़का उसे आइडिया देते हुए बोलता है कि तुम लू मिंगफे के बारे में जान क्यों नहीं लेती हो, शायद तुम्हें कुछ नया पता चल जाए। जिसके बाद वो लड़की बिना ज्यादा वक्त गवाए नॉर्मा से लिंक करने को बोलती है और वो इंटरनेट में पहुंच जाती है जहाँ नॉर्मा नोनो को हेलो करती है और नोनो नॉर्मा से बोलती है कि उसे लू मिंगफे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नॉर्मा सर्च करके उसे बताती है कि वो 18 साल का है और शिलियन प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, इसमें चांग जियांग भी जाता था, पर जो लू मिंगफे है उसका 1 साल जूनियर है और इसके कोई भी दोस्त नहीं है पूरे स्कूल में। तो नोनो बाकी का अंदाजा लगा लेती है कि लू मिंगफे को गेम्स वगैरह खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और वो अपने एनवायरनमेंट में फिट भी नहीं होता है। फिर नॉर्मा उसे लू मिंगफे के बारे में और भी बताती है कि वो एक इंट्रोवर्ट है और उसका एक क्रश है और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। इसके बाद लू मिंगफे दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी आंटी उसे बुलाती है और उसे डिस्काउंट में जो दूध की बॉटल्स बाहर की तरफ इन दोनों बिक रही हैं उनको लाने को बोलती है। तो वो वहीं पे जाने लगता है जहाँ पर उसका कजिन उसे एक मैगजीन लाने को बोलता है। तभी वो पैसे निकालने के लिए पर्स उठाने लगता है और उसकी आंटी उसे डांटने लगती है उस पर गुस्सा करते हुए। वो सुनाते हुए बोलने लगती है कि तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में जाने की तैयारी करनी चाहिए, बस दिन भर गेम खेलते रहोगे, जबकि उसके माँ बाप उस पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उसे इतनी दूर रख रखा है। तभी लू मिंगफे मौका देखकर बाहर की तरफ भाग जाता है और सोचने लगता है कि अंकल आंटी खुद तो उसके माँ बाप के भेजे हुए पैसों को
अपनी अच्छी चीजें और महंगी चीजें खरीदने में खर्च कर देते हैं और उसे ज्ञान दे रहे हैं। और अगर उसके माँ बाप को उसकी इतनी ज्यादा फिक्र होती तो वो वहाँ से इतनी दूर नहीं भेज देते हैं। फिर नोनो नॉर्मा से पूछती है कि भला लू मिंगफे का सपना क्या है। तब तक वहीं दूसरी तरफ लू मिंगफे न्यूज स्टैंड पर पहुंच गया होता है और वो दुकानदार उससे खुश होकर पूछता है कि सुना है कि तुम विदेश जा रहे हो पढ़ने के लिए। इस पे लू मिंगफे उसे हंसते हुए बताता है कि उसने सिर्फ अभी फॉर्म डाला है। तो दुकानदार उससे बोलता है कि वहां जाकर अच्छे मेहनत करना और खूब सारे पैसे कमाना। इस पे लू मिंगफे उससे बोलता है कि उसे एक न्यूज स्टैंड वाली जिंदगी भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बस सूरज की रोशनी में बैठे रहो और वहां पर मैगजीन्स न्यूज वगैरह बेचते रहो। जिस पे लू मिंगफे बोलता है कि उसे न्यूज स्टैंड वाली जिंदगी भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जिस पे लू मिंगफे उससे बोलता है कि उसे न्यूज स्टैंड वाली भी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बस सूरज की रोशनी में बैठे रहो और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को बेचते रहो बिना ज्यादा सरदर्द के। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मा नोनो को बताती है कि लू मिंगफे का सपना एक न्यूज स्टैंड चलाना है। जो सुनकर गाड़ी चलाने वाला लड़का चौंक जाता है और वो गाड़ी का बैलेंस लगभग उसका बिगड़ ही जाता है, हालांकि किसी को कुछ भी नहीं होता। फिर वो बोलता है कि भला ऐसे इंसान को एडमिशन क्यों देना चाहते हैं प्रिंसिपल। तो लड़की बोलती है कि उसके जरा इंटरव्यू के मार्क्स आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वैसे भी प्रोफेसर गुडर्निया उसे खुद पढ़ाने आ रहे हैं। तो फिर नोनो भी कहती है कि हम लोग रिजल्ट्स को कल देखते हैं और इन्विटेशंस तो उसे पहले ही भेज दिया गया है। अब लू मिंगफे पोस्ट ऑफिस जाता है चेक करने के लिए, जहाँ पर पोस्टमैन उसे एक एनवलप और एक लेटर देता है। लू मिंगफे को उम्मीद भी नहीं होती कि वो सेलेक्ट होगा, पर वो जब उस एनवलप को खोलता है, उस एनवलप के अंदर उसे एक फोन मिलता है और जब वो लेटर पढ़ता है उस लेटर में लिखा होता है कि उसको सेलेक्ट कर लिया गया है वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा स्कॉलरशिप के लिए और प्रोफेसर गुडर्निया उसे पर्सनली पढ़ाएंगे और उसको शिकागो यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर लिया गया है। जो देखकर लू मिंगफे को यकीन नहीं हो रहा होता तो वो अपने गाल पे एक जोर का चमाटा मारता है, ये चेक करने के लिए कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। फिर वो अपने घर जाता है और अंकल आंटी को दिखाता है ये चीज, जिसको देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता और वहाँ पर वो सब लोग बहस करने लगते हैं। तभी उसका कजिन आता है जो कि लू मिंगफे से बोलता है कि चू जियांग ही है एक ऐसा स्टूडेंट जो कि उनके स्कूल से गया था और वहाँ शिकागो यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लिया था और तुम तो उसके पैरों की धूल भी नहीं हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी बराबरी पे हो और तुम वहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। ये बात सुनकर लू मिंगफे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तभी अचानक से उनकी खिड़कियों के कांच फूट के अंदर की तरफ गिर जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि उनकी खिड़की के सामने आके उड़ने लगता है, जिसके अंदर से चू जियांग आता है जो कि उनकी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ जाता है और लू मिंगफे को एक कोट पहनाता है और फिर उसके सामने घुटनों में बैठकर उससे बोलता है बॉस ऑर्गेनाइजेशन को आपकी जरूरत है। तभी हमें लू मिंगफे दिखाया जाता है जो कि सारी की सारी बातें बस सोचकर हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। तभी उस फोन पे फोन कॉल आती है और लू मिंगफे की आंटी फोन उठा के उससे बात करने लगती है, जहाँ पर वो उनको स्कैम समझते हुए उन्हें भरा बोला सुनाने लगती है। फिर तभी वो चुप हो जाती है और लू मिंगफे को बताती है कि कल 9 बजे रेजेंसी होटल में उसका एक इंटरव्यू है। जो सुनकर लू मिंगफे शॉक रह जाता है। अब रात में लू मिंगफे छत पे बैठा अपने दोस्त टैंग से बात कर रहा होता है और वो उससे बोलता है कि टैंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बारे में पता किया था जो कि एक्चुअली में शिकागो में ही है, पर मुझे ज्यादा कुछ डिटेल नहीं मिली तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो लू मिंगफे उससे टिप्स वगैरह मांगने लगता है क्योंकि टैंग को अमेरिका के बारे में काफी कुछ पता होता है। तो लू मिंगफे टैंग से कुछ टिप्स वगैरह मांगने लगता है इंटरव्यू की, क्योंकि उसे अमेरिका के बारे में काफी कुछ पता होता है। जिसपे उसका दोस्त टैंग बोलता है कि ज्यादा नर्वस मत होना और कल जब वापस आओ तो वापस आकर हम दोनों मैच खेलेंगे। अब अगला दिन होता है। लू मिंगफे पहले होटल को ही देखकर नर्वस हो जाता है, उसके बाद वो जब रिसेप्शन में पहुंचता है तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है और फिर जब वो अंदर इंटरव्यू के वेटिंग रूम में पहुंचता है तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है जब वो अपने क्लासमेट्स को देखता है जो कि उसे भाव नहीं दे रहे होते हैं। तो लू मिंगफे सोचता है कि मुझे शायद यहाँ पर नंबर्स वगैरह को भरने के लिए बुला लिया गया है, पर वहाँ पर उसकी क्रश चैन वैन वैन भी आई होती है, जिसे देखकर वो हल्का खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने दूर का सफर करना पूरा का पूरा वेस्ट तो नहीं गया। अब एक स्टूडेंट को एक लड़का एग्जामिनर के पास अंदर की तरफ ले जाता है, जिससे चैन बैंक के बगल वाली सीट खाली हो जाती है और लू मिंगफे फट से वहां जाकर बैठ जाता है और वो चैन वैनमैन से पूछने लगता है कि भला उसे कैसा महसूस हो रहा है। तो चैन वैनमैन उससे बोलती है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। इस पे लू मिंगफे उससे बोलता है कि तुम तो वैसे भी बोलने में बहुत ज्यादा। इतने में ही पिछला स्टूडेंट अपना इंटरव्यू देकर बाहर की तरफ आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और अगला नंबर चैन वैनमैन का ही होता है, तो वो अंदर जाने लगती है। इस पे लू मिंगफे उसको इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। अब चैन वैनमैन अपना इंटरव्यू देकर बाहर आ जाती है और लू मिंगफे उससे पूछने लगता है इंटरव्यू के बारे में, जिससे वो लड़का बहुत ही ज्यादा घूर कर लू मिंगफे को देखता है और लू मिंगफे घबरा जाता है। फिर जो अगला नंबर होता है वो लू मिंगफे का ही होता है और जो चैन वैनमैन होती है लू मिंगफे उससे बोलता है कि वो इंटरव्यू के बाद उससे बाहर मिलेगा। फिर वो लड़का लू मिंगफे को लेकर अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ वो दोनों के दोनों इंटरव्यूअर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और गिरने लगता है, पर वो लड़का उसे गिरने से पकड़ लेता है। फिर हमें वो लड़का ध्यान से दिखाया जाता है और ये वही लड़का होता है जो कि कल कार चला रहा होता है और वहां पर वही लड़की आई होती है जो कि कल कार में बैठी होती है। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन लू मिंगफे को देते हुए बोलती है कि मेरा नाम सका टोकोवाकी है और मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। फिर वो लोग उसको एक दूसरे कमरे
में ले जाते हैं जहाँ पर लू मिंग पे बैठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तब भी साका टोकोवाकी उससे पहला क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हें एलियंस पर यकीन है, जिसपे घबराते हुए लू मिंग पे तमाम फालतू की बातें सोचने लगता है। फिर वो अपना फेक एक्सेंट दिखाते हुए बोलता है कि यस आई बिलीव इन एलियंस। तो वो लड़का उसे बनावटीपन करने से मना करता है और सीधा सीधा जवाब देने को बोलता है। इस पे लू मिंग पे सोचता है कि पहले तो वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा है जिसका जो इंटरव्यू हो रहा है कायदे से इंग्लिश में होना चाहिए। तभी साका टोकोवाकी उससे दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि वो भला एलियंस पर यकीन क्यों करता है, जिसपे लू मिंग पे घबराते हुए सोचने लगता है कि पहले तो ये पूछ रही है कि आखिर मैं एलियंस पे यकीन करता हूँ कि नहीं, और अब ये वजह भी पूछ रही है मेरे एलियंस पे यकीन करने की। फिर लू मिंग पे फिलॉसफी देते हुए बताने लगता है कि इस पूरे के पूरे अंतहीन ब्रह्मांड में लाइट्स बस वीराने पर और खालीपन से इधर उधर घूम रही है, सफर कर रही है, और न जाने वो कितनी अनगिनत जगहों से गुजरती हैं, पर उन्हें हर जगह सिर्फ खालीपन ही मिलता है। जिंदगी उन्हें कहीं भी नहीं मिलती सिवाय जब वो अर्थ के पास से निकलती हैं। इतना खालीपन और अकेलापन तो इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सका। तभी वो लड़का उसे टोक देता और बोलता है कि तुम कितने लोनली हो अपनी जिंदगी में, तुम मुझे ये बता रहे हो, मुझे तुम्हारी दुख भरी जिंदगी के बारे में सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस बात को सुनकर लू मिंग फे का हल्का सा मुंह बन जाता है। अब साका टोकोवाकी उससे दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो सुपर पावर्स पे यकीन करता है। तो लू मिंग फे फिर से अपने विचारों में डूब जाता है और अपने उस एनिमे के बारे में सोचने लगता है जो कि उसने देखा था, जिसमें कुछ सुपर पावर्स वाले लोग अपनी पावर्स को छुपा के रखते थे और लोगों का भला करते थे, और वो सोचता था कि एक दिन उसे भी ऐसी सुपर पावर्स मिलेंगी जिससे उसकी जिंदगी संवर जाएगी। फिर वो सीधा सीधा जवाब दे देता है कि हाँ उसे यकीन है। तब साका टोकोवाकी उससे वजह पूछती है तो लू मिंग फे उसे बताने से मना कर देता है और बोलता है कि पहली वाली वजह मान लो। तभी साका टोकोवाकी उससे आखिरी सवाल पूछती है कि इंसानों की जिंदगी भला आत्मा के अंदर होती है और इंसान एक स्पिरिचुअल जगह से जुड़ा हुआ होता है, या फिर वो सिर्फ एक बॉडी में होती है और वो फिजिकल वर्ल्ड से ही जुड़ा रहता है। अब ये सवाल पूरा का पूरा लू मिंग फे के सर के ऊपर से चला जाता है और वो सोचने लगता है कि पहले एलियंस फिर सुपर पावर्स और अब ये। तो वो सीधा सीधा जवाब देने की बजाय मना कर देता है और क्विट करके वहां से चला जाता है। जहां बाहर आती उसकी एक क्लासमेट उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम्हारा टाइम सबसे ज्यादा कम था। जिसके बाद लू मिंग फे भागते हुए वहां से बाहर चला जाता है, इस उम्मीद में कि चैन बैंगमैन उसका इंतजार करती हुई बाहर खड़ी होगी। तभी वहां पर प्रोफेसर गुडर्निया आते हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, और वो आने के दौरान ही सीधा लू मिंग फे के मार्क्स पूछने लगते हैं। इस पे जब उन्हें बात पता चलती है कि लू मिंग फे अभी अभी वहां से सीधा चला गया, बिना इंटरव्यू पूरा किए उसने क्विट कर दिया, तो भड़कते हुए सबसे बोलने लगते हैं कि तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं, अगर तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ता तो गिड़गिड़ा देते, वो भी ठीक था, पर उसे रोक तो लेते हैं। और फिर इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।